नंबर देखिए 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में है अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट एक्स वाई और जेड, और उनकी जो सेल दी गई है दो अलग अलग मार्केट की दी गई है। और जो एक्स प्रोडक्ट है वो 10,000 6,000 है, और वाई है वो 2,000 एंड 20,000 एंड जेड है 18,000 एंड 8,000। और पर यूनिट उनका रेट भी दिया गया कि पर यूनिट उनका रेट क्या है सेल होने का। तो फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू। देखिए जो उनका सेल है उसको हम लोग पर यूनिट के अकॉर्डिंग टू, जैसे फर्स्ट मार्केट है और सेकंड मार्केट है, तो इसमें फर्स्ट मार्केट में एक्स जो प्रोडक्ट है उसका कितना यूनिट सेल होता है 10,000, और 10,000 सेल होता है। और जो सेकंड मार्केट है उसमें 6,000 सेल होता है। ये आपका एक्स प्रोडक्ट है। और वाई प्रोडक्ट कितना सेल हो रहा है 2,000 एंड 20,000। और जो जेड प्रोडक्ट है वो 18,000 एंड 8,000। बात आई समझ में? ठीक। अब कह रहा कि पर यूनिट जो रेट दिया गया सेल का उसको हम लोग बी लेट कर लेंगे। वो आपको दिया गया है 2 रुपीज 50 पैसा, 1 रुपीज 50 पैसा एंड 1 रुपीज। ये सब पर यूनिट गिवन है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू। सो टोटल इसका जो रेवेन्यू आएगा वो क्या आएगा ए बी आएगा। ठीक। और हम लोग इसको यहां से लिखना है। तो ए बी, ए अपनी क्या है 10,000 6,000 2,000 20,000 18,000 एंड 8,000। ठीक। और मल्टीप्लाई किसका करना है, जो पर यूनिट इसकी रेट दिया गया 2 रुपीज 50 पैसा, 1 रुपीज 50 पैसा एंड 1 रुपीज। यहां तक आया समझ? अब मल्टीप्लाई कर दो इनका। देखिए ये ऑर्डर क्या है इसका 2 into 3 है, और इसका ऑर्डर क्या है 3 into 1। ठीक है। तो ये दोनों इनके सेम है, टेल और हेड दोनों का। तो जो प्रोडक्ट निकलेगा वो 2 into 1 के फॉर्म में आएगा। तो पहले इसका इंटू करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 250 और 2 जीरो यानी 25,000 आ गया। तो इसमें इंटू कर दीजिएगा 6 का, तो कितना आ जाएगा 2 जीरो ये गए, तो कितना आएगा 1 जीरो 1 जीरो ये, और 25 6 का 150 यानी कि 115, ये आ जाएगा 15,000। ठीक। यहां तक आया समझ में? अब प्लस इसका इंटू जब इसमें करोगे तो कितना आएगा 30 और 2 जीरो और नहीं 30 यानी कि 3,000 आ जाएगा। 3,000 समझ में आ रहा है ना? इसका 3,000 हो जाएगा। अब ये 20,000 में करेंगे तो क्या आएगा, इसका आ जाएगा 30,000। 1 का इंटू करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 18,000, और इसमें क्या आएगा 8,000। अब इसको जरा टोटल करें। देखिए ये फर्स्ट मार्केट का रेवेन्यू है और ये किसका है सेकंड मार्केट का, ये ध्यान रखना है। कितना आ जाएगा ये 3 और ये 8 18 और कितना हो जाएगा 18 21 और 25 यानी कि 46,000 आ गया ये। और इसका कितना आ जाएगा 30,000 और 8,000 38,000, 38 और 15 कितना होता है 53। तो ये रेवेन्यू आ गया, ये फर्स्ट मार्केट का आ गया। ठीक है ना? तो रेवेन्यू किसका, वे रेवेन्यू ऑफ फर्स्ट मार्केट 1 यानी कि कितना आएगा ₹46,000, एंड सेकेंड मार्केट का कितना आएगा ₹53,000। बात आ गई समझ में? ये आपका एक आंसर यानी ए पार्ट आपका सॉल्व हुआ, दैट इज ए पार्ट। अब बात करेंगे हम लोग बी पार्ट में। देखो बी पार्ट में क्या कह रहा है कि इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द एबव 3 कमोडिटीज यानी कि एक्स वाई जेड आर 2 रुपीज 1 रुपीज एंड 50 पैसा रिस्पेक्टिवली,
माने एक यूनिट का इसका जो कॉस्ट है वो आपको मालूम है, यानी अभी ये तो हुई सेल आपकी, कितने रुपए की सेल हुई, अब दे रहा है कॉस्ट दे रहा है। तो कॉस्ट के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ द होल, कितना टोटल कॉस्ट आया, तो टोटल कॉस्ट हम लोग निकालने वाले हैं अब, है ना। टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, और इसमें यूनिट तो वही रहेगी आपकी 10,000 6,000 2,000 20,000 एंड 18,000 एंड 8,000, ठीक है ना। तो ये तो आपका टोटल कॉस्ट के लिए। अब देखो, अब इसमें क्या करना है, कितने का उसका पर यूनिट कॉस्ट क्या है, वो मल्टीप्लाई होगा, क्या है, पहले का 2 रुपीस है x के लिए, और y के लिए 1 रुपीस है, और z के लिए 0.50 पैसा आया ना, तो उसको रुपए में चेंज कर ले। अब देखो यहाँ टोटल कॉस्ट कितना आएगा x y z का, फर्स्ट मार्केट के लिए और सेकेंड मार्केट के लिए। तो पहले तो हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ पर 20,000 और 6 2 जा 12,000 प्लस, और ये 1 रुपीस है, 1 रुपीस का कितना आ जाएगा 2,000, और ये 20,000, और इसके लिए प्लस ये हो जाएगा आपका 9,000, और ये हो जाएगा 4,000। बात समझना, ये मार्केट फर्स्ट का और ये मार्केट सेकंड। देखिए दो मार्केट है ना, अब आप समझ रहे हैं ना क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स वाई और जेड आइटम है, फर्स्ट मार्केट में कितने सेल हुआ और सेकंड में, तो फर्स्ट में इतने का हुआ, अब हम लोग क्या निकालें, उसकी कॉस्ट निकालना है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखो इनको ऐड कर दो जल्दी से, 9,000 2,000 20,000, तो 20 और 2 22, 9 और 2 11, यानी कि 31,000 ये हो गया, और ये 12 है 20 है 4, यानी कि कितना हो जाए 24, यानी कि 4 2 6 16, यानी कि 16 मीन्स 36। तो 36,000 ये फर्स्ट मार्केट का, ये सेकंड मार्केट का, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट है ना फॉर, टोटल कॉस्ट कह सकते हैं, या टोटल इन्वेस्टमेंट भी हम लोग को बोल सकते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कॉस्ट फॉर फर्स्ट मार्केट में कितना आ गया, और ये कॉस्ट किसकी, एक्स वाई जेड की, ये ध्यान रखना है। ऐसे लिख देते हैं क्लियर, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ कि इसमें जो है टोटल कॉस्ट ऑफ किसकी, एक्स वाई एंड जेड के लिए, फर्स्ट मार्केट के लिए कितनी आई, ₹31,000, और सेकंड मार्केट के लिए आए आपके ₹36,000। इतने रुपए का मतलब प्राइस, उसने कॉस्ट क्या किया, इन्वेस्ट किया, इतना पैसा इन्वेस्ट किया, सेल इतने रुपए का हुआ। अब प्रॉफिट निकाल लेते हैं, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के लिए उसने पूछा था कि फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है ना, मार्केट 1 एंड मार्केट 2 के लिए। तो सेल प्राइस कितनी हुई है, मार्केट 1 के लिए क्या होगी प्रॉफिट, ₹46,000 माइनस 31,000, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 15,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ फर्स्ट मार्केट में, और सेकंड मार्केट में कितना प्रॉफिट हो जाएगा 36, इसमें के 53,000 रुपीज, 53,000 माइनस 36,000, तो भैया कितना बचा, जरा माइनस कर लो, कितना आएगा, 3 0 ये आ गए, और 4 है 17, यानी 17, देख लेना कैलकुलेशन, 17 हो गए ना, 7 6 13, 3 4 1 5, ठीक। तो ऐसे उसका पहली वाली मार्केट पर प्रॉफिट कितना हो रहा है 15,000, और सेकंड पे इतना हो गया। अगर आप इसी में अगर पूछे टोटल प्रॉफिट फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों को आप प्लस कर देंगे, ठीक, बात आई समझ में। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 एक अलग तरीके का क्वेश्चन है। इसमें एक x क्या है, एक मैट्रिक्स फॉर्म में है,
वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, उसका ऑर्डर क्या होगा, ये सब कुछ मुझे इसमें देखना पड़ेगा। और ऐसा कुछ ऐसी मैट्रिक्स है जिसका मल्टीप्लाई इसका हो रहा है तो मुझे ये मैट्रिक्स मिल रही है। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको ऑर्डर चेक करना होगा। यहाँ ऑर्डर क्या है इसका, तो इसका ऑर्डर है 2 into 3, और जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है उसका भी ऑर्डर क्या है 2 into 3। अच्छा, अब जो भी यहाँ मैट्रिक्स रही होगी उसमें एक चीज तो कंफर्म है कि अगर इस मैट्रिक्स का ये रो 2 है तो इसका कॉलम 2 रहा होगा, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल हुआ होगा, डिफाइंड हुआ होगा। अच्छा, अब प्रोडक्ट जब आएगा तो इसका रो और इसके कॉलम को लेना होगा। तो देखिए इसका रो इसका कॉलम, तो कॉलम तो 3 लिखा है तो रो इसका क्या लिखा है 2। इसका मतलब है ये मैट्रिक्स जो होगी वो 2 into 2 के फॉर्म में होगी। अब हमारे लिए आसान हो जाएगा, हम लोग लेट कर लेंगे x को a b c d लेट कर लिया, ठीक। अब इसको हम लोग आसानी से वैल्यू रखते हैं x की और इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। उसके बाद हम लोग उनके प्रोडक्ट को राइट साइड में दी गई मैट्रिक्स से कंपेयर कराएंगे, फिर हमको इक्वेशंस मिलेंगी और उन इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और वहां से हम लोगों को ए बी सी डी की वैल्यू मिलेगी। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, a आएगा c आएगा, 4 का इंटू करेंगे तो 4b प्लस 4d आएगा, एक कॉलम कंप्लीट। 2a आएगा, ये 2c हो जाएगा, ये 5b आएगा और ये 5d हो जाएगा। ऐसे ही इसमें 3 का इंटू करेंगे तो 3a आएगा, 3c आएगा और 6 का जब इंटू करेंगे तो 6b आएगा और 6d आएगा। ये किसके इक्वल होगा सब, -7 2 के, -8 4 के और -9 6 के। सो देयरफॉर अब हम इन दोनों को कंपेयर कराते हैं तो क्या मिलेगा, a + 4b इक्वल टू क्या आएगा -6, दिस इज ए फर्स्ट इक्वेशन। 2a + 5b, दिस इज ए सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली 3a + 6b, ये कितना आने वाला -9, दिस इज ए थर्ड इक्वेशन, समझ में आ रहा होगा। और अब चलते हैं नीचे वाले रो पे, c + 4d, ये कितना है 2, दिस इज ए फोर्थ। ये क्या है 2c + 5d इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4, फिफ्थ इक्वेशन। और लास्ट में देखिए क्या आया 3c + 6d इक्वल टू 6, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो 6 + 2d इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, तो इसको आप नाम देंगे 6 नंबर। नाउ फर्स्ट और सेकंड को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। सो वी मल्टीप्लाई इन फर्स्ट बाई 2 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए क्या आएगा 2a प्लस और 2 4 जा 8b इक्वल टू -14। और नेक्स्ट इक्वेशन है 2a + 5b इक्वल टू -8। और ये तो सॉल्व करना आप सबको आता होगा, नाउ यू आर इन 12th क्लास स्टूडेंट, आप लोगों को तो नहीं एक्सप्लेन करना पड़ेगा कैसे हो रहा है ये -6। देयरफॉर b की वैल्यू क्या आ गई -2, एक वैल्यू हमको मालूम हो गई, ठीक है। अब b की वैल्यू को हम लोग फर्स्ट में फिर से रख दें तो फ्रॉम फर्स्ट a + 4 × -2 दैट इज -7, देन a - 8 इक्वल टू -7, देयरफॉर a इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो ये आपकी सेकेंड वैल्यू आ गई, दो वैल्यू मालूम हो गई। अब देखिए अगर हम इसमें c + 2d है और ये आ गया आपका a और b की वैल्यू। अब चलते हैं c और d के लिए। देखो यहाँ पर है क्या c और यहाँ भी c, अगर मैं इन दोनों को ले लूँ, इन दोनों को, तो आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये c + 4d इक्वल टू 2 है और नीचे भी क्या है c + 2d इक्वल टू 2 है। सॉल्व कर लेंगे तो माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये 2d इक्वल टू क्या आ गया 0, देयरफॉर d की वैल्यू क्या आ गई 0। तो d मालूम हो गया हम लोगों को। d की वैल्यू यहाँ अगर हम लोग 0 रख दें तो c की वैल्यू मालूम हो जाएगी, क्या c + 0 दैट इज ए 2, ये c इक्वल टू क्या आ गया 2। तो ऐसे हमको सारी वैल्यूज पता चल गई और बीच बीच में आप लिख लेना कि कहाँ किसकी वैल्यू रखी, इतना तो आप कर ही लेंगे। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी a b, यानी a क्या है 1, b क्या है -2 और
सी की वैल्यू क्या है 2 और डी की वैल्यू क्या है 0। बात आ गई समझ में। तो ऐसे आपका ये आंसर आ गया। तो एक्स की मैट्रिक्स 1 2 -2 0। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 12। नंबर 12 कह रहा है कि इफ ए एंड बी देयर आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स एंड द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए, देन प्रूव दैट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन ए बी की पावर एन इक्वल टू बी की पावर एन, फर्दर द प्रूव दैट, यानी कि ए बी होल पावर एन, ए की पावर एन, बी की पावर एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। सो इन दिस क्वेश्चन देयर आर टू केसेस। फर्स्ट केस तो आपका ये बनना है और सेकंड केस आपका ये, यानी कि दो आपको प्रूव करना है। तो फर्स्ट केस को हम लोग लेते हैं और इसको बाई पी एम आई के थ्रू हम लोग प्रूव करेंगे। तो कैसे, पी एन सच दैट ए बी की पावर एन इक्वल टू बी की पावर एन ए, ठीक है ना। अब हम लोग ले लेंगे एन इक्वल टू 1, तो देखते हैं क्या होगा। ये ए बी की पावर 1 हो जाएगा, ये बी की पावर 1 ए, इट मीन्स ए बी इक्वल टू बी ए, सो दैट इज ए प्रूव्ड, ये सॉरी दैट इज ए ट्रू, है ना। किसके लिए, एन इक्वल टू 1 के लिए क्या हो गया, ट्रू हो गया। नाउ एन इक्वल टू अगर हम लोग के ले लें तो क्या आएगा, पी के सच दैट ए बी की पावर के इक्वल टू बी की पावर के इंटू ए, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। कंसिडर वंस अगेन, अब हम लोग n इक्वल टू के प्लस 1 को कंसीडर अगर हम लोग करते हैं तो क्या यहां बनेगा, p के प्लस 1 सच दैट ए बी की पावर k प्लस 1। और अगर ये मैं इसको प्रूव करके सॉल्व करके और अगर मैं ले आता हूं b की पावर k प्लस 1 इंटू ए तो प्रूव हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे प्रूव करेंगे। देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं a इंटू बी की पावर k इंटू बी लिख सकते हैं, ठीक। इसको क्या लिखा जा सकता है, इनको अगर एक में लिख दें a b की पावर k इंटू बी, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ भाई लिख सकते हैं। अब देखो a b की पावर k को क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट से b की पावर k इंटू ए लिख सकते हैं इंटू b, और यहाँ हो गया फ्रॉम फर्स्ट। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, b की पावर k इंटू ए बी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो गिवन क्या था, सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए इज गिवन, यानी कि हम लोग इस ए बी को लिख सकते हैं क्या, बी ए। अब इसको हम लोग ओपन कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, बी की पावर k प्लस 1 इंटू ए, हो गया ना प्रूव। सो दैट इज ऑल्सो बी ट्रू। सो देयरफॉर गिवन statement is true for all n belongs to n, सभी के लिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये तो आपका था केस 1। अब हम लोग बात करेंगे केस 2 की। अब देखो केस 2 में भी सेम प्रोसेस चलना है, पी एन सच दैट ए की पावर एन बी की पावर एन ए बी होल पावर एन है, सॉरी ए बी होल पावर एन इक्वल टू ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन, समझ लेना है। एन इक्वल टू 1 के लिए तो ये क्या बन जाएगा, P1 सच दैट ए बी की पावर 1 इक्वल टू ए की पावर 1 इंटू बी की पावर 1, देयरफॉर क्या बन जाएगा, ए बी इक्वल टू ए बी, दैट इज ए ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया। नाउ सिमिलरली वंस अगेन एन इक्वल टू के कंसीडर करते हैं हम लोग, तो क्या बनेगा, पी के सच दैट ए बी की होल पावर के इक्वल टू ए की पावर के इंटू बी की पावर के, दिस इज ए फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आ रहा है, ये मैथमेटिकल इंडक्शन है, 11th क्लास हम लोगों ने पढ़ा था। नाउ कंसीडर एन इक्वल टू के प्लस 1। अब हम लोग के प्लस 1 को कंसीडर अगर करें तो क्या मिलेगा, पी के प्लस 1 सच दैट ए बी होल पावर के प्लस 1। अब देखो है ना, अब देखो क्या बनता है, इसको सॉल्व करेंगे, देखें रिजल्ट क्या आएगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी होल पावर के प्लस 1 को अगर हम लोग ब्रेक करें तो क्या लिखेंगे, बी की पावर के प्लस 1
या इसको ऐसे न लिख के हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी होल पावर के इंटू ए बी, ऐसे लिख सकते हैं इसको। चलिए ठीक। अब देखो फर्स्ट से हम लोगों को मिल रहा है ए बी होल पावर के क्या है, ये है ए की पावर के इंटू बी की पावर के इंटू ए बी। यहां तक आ रहा समझ में। लेकिन हमको एक चीज मालूम है क्या, कि ए बी किसके इक्वल है, तो कहेंगे बी ए के इक्वल है ना। ठीक। अब देखो और भी समझना है कि रिजल्ट भी मुझे देखते हुए चलना है, ठीक है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, b की पावर k प्लस 1 इंटू ए, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको। ठीक, लिखा जा सकता है। ठीक है। अब देखो b की पावर k और a, जरा इससे देखो जो हमने फर्स्ट अभी रिजल्ट निकाला उसमें क्या है कि a b की पावर n, यानी कि b की पावर n, a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, b की पावर n इंटू ए। ध्यान देना b, इसको RHS को देखो, b की पावर n इंटू ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी की पावर n लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a यानी कि a पहले आ गया और b की पावर n, यानी n यहां पर क्या है k प्लस 1 लिखा जा सकता है। अब ये क्या बन जाएगा, a की पावर k प्लस 1 इंटू बी की पावर k प्लस 1। तो देखो अगर n की जगह k की जगह, ये n की जगह हम लोगों ने k प्लस 1 लिया, तो यहां भी देखो k की जगह क्या आ गया, k प्लस 1 एंड k प्लस 1 आ गया। सो देयरफॉर फॉर p k प्लस 1 इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्या हो गया, ट्रू हो गया। सो गिवन स्टेटमेंट is true for all n belongs to n, इसलिए सभी के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। बात आ गई समझ में, अच्छे समझ में आ गया। ठीक। कम टू क्वेश्चन नंबर 13 में एक ए मैट्रिक्स आपको दिया गया, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू 1, और आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें कौन सा सही है। तो हम लोग इसको पहले सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू आई का मतलब क्या है कि ए का 2 बार मल्टीप्लाई होना है। तो ए मैट्रिक्स अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा एंड अल्फा बीटा एंड गामा माइनस अल्फा, और आई क्या होता है, यहां भी 2 इंटू 2 की फॉर्म में होगी। अब जरा मल्टीप्लाई करिएगा, सिंपल क्वेश्चन है ये। अल्फा स्क्वायर अल्फा गामा और गामा का इंटू बीटा गामा माइनस अल्फा गामा, फिर ये बीटा का इंटू करेंगे तो बीटा अल्फा एंड गामा बीटा, और इधर करेंगे तो माइनस अल्फा बीटा एंड प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1001। समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है। अब देखिए अगर इक्वल हम लोग कर लें, एक एक को कंपेयर कर, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू क्या होगा 1, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 इक्वल टू 0। एक ये कंडीशन आ गई। अगर हम लोग इसको लेते हैं क्या कि अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा इक्वल टू 0, यस दैट इज ए 0 इक्वल टू 0 कंडीशन बनेगी। अगर इसको लेंगे तो ये भी क्या हो गया आपका 0 0 हो जाएगा। तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, दूसरा इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं इन दोनों को, और फिर मैं इसको ऐसे लिख देता क्या कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0, और यहाँ आ गया 0, और यहाँ आ गया क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। तो बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन आपका 1 0 0 1। सो कंपेयर कराएंगे, देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1 और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ऐसे यहाँ से भी आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे, वरना आप कैंसिल कर दीजिए तो ये मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, जस्ट यू सी इसका कौन सा ऑप्शन भाई सही होगा। देखो फर्स्ट में तो नहीं है, सेकंड में भी नहीं आ रहा है, थर्ड में देखो थोड़ा सा चेंज है। क्या, अगर हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0।
एग्जाम में ध्यान रखना, जल्दी जल्दी से में क्या करते हैं हम लोग, इसका आंसर दे के निकलते हैं, कहते हैं अरे ऑप्शन ही नहीं गिवन है। तो थोड़ा सा आप देखिएगा, तो आपको सी पार्ट जो सॉरी सी ऑप्शन है ना, वो आपका सही है। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है इफ अ मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू मैट्रिक्स। सिमेट्रिक ए यानी क्वेश्चन नंबर 14 की हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि ए दोनों चीजें यानी ए डैश इक्वल टू बी ए है एंड ए डैश इक्वल टू माइनस ए बी है। ये दोनों ही कंडीशन आपको दी गई। क्वेश्चन कह रहा है कि वो सिमेट्रिक है, देन ए इज ए डायगोनल, किस तरीके की होगी ए। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए डैश इक्वल टू अगर ए है तो ये अगर फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो दोनों को अगर हम लोग क्या करें इक्वल कर दें LHS इनके, तो क्या आएगा, देयरफॉर ए इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, है ना। इसको इधर ले आएंगे तो क्या आएगा, 2a इक्वल टू क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। सो a इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। यानी किस तरीके की मैट्रिक्स है ये, जीरो मैट्रिक्स है। तो कौन सा पार्ट इसका सही हुआ, बी इज ए 0, बी पार्ट आपका सही है, इसमें बी ऑप्शन का करेक्ट हो गया। ठीक, ये तो हुई क्वेश्चन नंबर 14 की बात। अब चलते हैं मेन क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा इसमें वर्किंग करना। देखो i प्लस ए का होल क्यूब है, ध्यान से समझना है। इसको तो यहाँ बंद कर दो, इनका काम हो गया। अब हम लोग इसको करते हैं, i प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a पता करना क्या होगा। देखिए i प्लस ए का होल क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं i प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू आई प्लस ए, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब इसकी आइडेंटिटी खोल दो तो क्या आ जाएगा, ये आई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ia, और ये आ गया आपका i प्लस ए माइनस 7a। आई स्क्वायर क्या होता है, आई होता है, ठीक है, याद रखना आई होता है, और ए स्क्वायर अपना ए स्क्वायर बना रहेगा, या हम ए स्क्वायर की जगह हम लोग ए भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अभी इसे लिख दो, तो ए स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया, ए लिख दिया, गिवन है। और आई ए या ए आई वो हमेशा क्या होता है, ए होता है। तो यहाँ कितना आ गया, 2a आ गया, और ये i प्लस ए माइनस 7 है। अब देखिए ये क्या बन जाएगा, i प्लस 3a एंड i प्लस ए माइनस 7 है। अब यहाँ i का इंटू होगा तो क्या आएगा, ये आई स्क्वायर 3ai और प्लस आई ए प्लस 3a स्क्वायर हो जाएगा। बात आ रही है समझ में। तो देखिए आई स्क्वायर फिर से क्या होता है, आई होता है, और ये ए होता है तो यहाँ आ जाएगा 3a, ये भी a होता है तो यहाँ आ गया a, प्लस ए स्क्वायर क्या गिवन है, a, दैट इज 3a माइनस 7a। तो कितना सॉल्व हो गया, ये i 3 और 3 6 1 7, 7 माइनस 7 कितना हो जाएगा, ये 0 आ गया। इन्हीं इक्वल टू क्या बचा, केवल i। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन इज ए करेक्ट। तो आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। तो ऐसे आपकी मिसलेनियस हो गई। समझ में आया अच्छे से, ओके, थैंक यू, मिलते हैं डिटरमिनेंट्स में।